गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास है वो है जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होने जा रहे हैं एएमई के, एएमएम के, एडब्ल्यूई के और जो भी ग्रुप बी के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनमें जो स्टोर डिपार्टमेंट के बारे में जो टॉपिक है, जो सिलेबस स्टोर के बारे में है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर्स। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो स्टोर्स हैं, जो आइटम है टोटल, इंडियन रेलवे जो आइटम यूज़ करती है, टोटल आइटम है 1,80,000 के करीब टोटल आइटम है। ठीक है, और इसको जो हैंडल करता है, जो स्टोर करता है, स्टोर डिपो टोटल हैं 259। तो जो इन आइटमों को स्टोर करके रखता है, जिसका अरेंजमेंट करता है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। तो हम बात करेंगे आइटम की। आइटम कितने टाइप की आइटम है? तो पहला है नंबर 1 स्टॉक आइटम, और दूसरा है नॉन स्टॉक आइटम। मेन 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो स्टॉक आइटम है, जो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, तो स्टोर कोड का जो पैरा है, स्टोर कोड का पैरा पूछा जा सकता है। स्टॉक आइटम का स्टोर कोड का पैरा कौन सा है? तो स्टोर कोड का जो पैरा है वो है S113। ठीक है ना? यहाँ क्या है सर? एस मीन्स स्टोर कोड, स्टोर कोड का पैरा 113। तो ऐसे नॉन स्टॉक का जो पैरा है वो है S116। तो इसमें स्टॉक आइटम को जो S113 में दर्शाया गया है और नॉन स्टॉक आइटम को S116 में। ये क्वेश्चन इसमें मल्टीपल जो चॉइस हैं उसमें पूछा जा सकता है। तो इसके लिए जो फॉर्म यूज़ होता है, स्टॉक आइटम के लिए फॉर्म कौन सा यूज़ होता है मालूम है? स्टॉक आइटम के लिए जो फॉर्म यूज़ होता है वो होता है S1313। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। स्टॉक आइटम के लिए फार्म कौन सा यूज होता है? S1313। तो नॉन स्टॉक के लिए फार्म कौन सा यूज होता है? S1302। ठीक है सर, S1313 जो स्टॉक आइटम में हम क्या करते हैं कि जब कोई स्पेशल इंडेंट डालते हैं तो भी S1313 में ही डालते हैं। जो भी स्टॉक आइटम के लिए हम इंडेंट डालते हैं, जो स्टोर के द्वारा स्टॉक किया गया है, तो उसका जो डिमांड करते हैं, हम रिक्वेजिशन डालते हैं, वो S1313 फार्म होता था पहले। आजकल यूडीएम पे ऑनलाइन डिमांड डलती है, जहाँ पे उस पर भी मेंशन किया हुआ है S1313। ठीक है, तो वहाँ पे हम जितने भी हम अपने स्टॉक आइटम की डिमांड करते हैं, कौन से फार्म से करते हैं? S1313 में। और यूडीएम पे जो बना हुआ है नॉर्मल रिक्वेजिशन भी इसी में डालते हैं। हाँ, ये S1313 ये रिक्वेजिशन ही है। इसको रिक्वेजिशन भी कहते हैं, रिक्वेजिशन। इसको डिमांड भी कह सकते हैं हम, डिमांड। ठीक है, तो नॉन स्टॉक आइटमों के लिए हमें कौन सा फार्म यूज़ करना है? S1302। तो अभी स्टॉक आइटम की बात करते हैं पहले, कि स्टॉक आइटम को और भी डिस्क्राइब किया है, इसको आगे भी डिवाइड किया है। जैसे कि जब नॉन स्टॉक आइटम को हम डिमांड करते हैं तो जो ऑनलाइन है यूडीएफ पे, वो कहीं तो S1302 नहीं। हाँ, अभी क्योंकि जो फॉर्म यूज़ होता था वो S1302 होता था, पुराना था इसी। हाँ, तो लेकिन अभी यूडीएम पे नॉन स्टॉक के डिमांड यूडीएम पे डलनी शुरू हो गई है, इसलिए अभी ये फॉर्म यूज़ होने बंद हो गए। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो पुराने स्टाइल में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये इसके लिए फार्म कौन सा यूज़ होता था।
तो स्टॉक आइटम को आगे फिर हमने डिवाइड किया है। नंबर 1 ऑर्डिनरी स्टोर, और नंबर 2 इमरजेंसी स्टोर। स्टॉक आइटम की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। स्टॉक आइटम की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? स्टॉक आइटम की डेफिनेशन है द आइटम्स विच आर फ्रीक्वेंटली एंड रेगुलरली रिक्वायर्ड। जो आइटम लगातार जिनकी कंजप्शन हो रही हो और फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड हैं तो उसको हम स्टॉक आइटम कहेंगे। अर्जेंटली एंड रेगुलरली यूज है ना? यस, फ्रीक्वेंटली एंड रेगुलरली यूज। अर्जेंटली वाले उसमें हो गए। तो नॉन स्टॉक में क्या है, जो जिसकी कंजप्शन इरेगुलर है, इसकी कंजप्शन लगातार नहीं है। द आइटम्स विच आर इरेगुलर विच हैव इरेगुलर रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिसकी इरेगुलर रिक्वायरमेंट है, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम नॉन स्टॉक कहेंगे। ऑर्डिनरी स्टोर का भी पैरा पूछा जा सकता है। ये है S114, स्टोर कोड का पैरा है S114। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द आइटम्स विच हैव ए रेगुलर टर्नओवर काज्ड बाय ए कांस्टेंट डिमांड, जिसकी रेगुलर टर्नओवर है और जिसकी कांस्टेंट डिमांड है उसको हम ऑर्डिनरी स्टोर कहेंगे। और इमरजेंसी स्टोर किसको कहेंगे? जिसकी रेगुलर टर्नओवर नहीं है और उसकी कांस्टेंट डिमांड नहीं है, ठीक है, जो जल्दी से टूटती नहीं है, घिसती नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट कभी कभी हमें पड़ती है या इमरजेंसी के दौरान पड़ती है। जैसे फ्लड की आइटमें हैं, जैसे ब्रिज वर्कशॉप में फ्लड आइटमें हैं, तो वो वहाँ पे तकरीबन इमरजेंसी स्टोर को स्टॉक किया करके रखते हैं। वो उनके रेगुलर टर्नओवर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसको स्टॉक करके रखना पड़ता है, क्योंकि ब्रिज वर्कशॉप के पास एक ब्यास दरिया पड़ता है, रिवर है, तो वहाँ पे कभी भी फ्लड आने के चांस हैं। तो इसलिए इमरजेंसी स्टोर को वहाँ पे स्टॉक करके रखा हुआ है, लेकिन बहुत सालों से वो ये इमरजेंसी स्टोर यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि कोई फ्लड नहीं है। यहाँ कोई ऐसी आइटम जो बहुत इम्पोर्टेड है, जिसकी हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इमरजेंसी में, लेकिन वो जल्दी से प्रोक्योरमेंट नहीं की जा सकती, जल्दी से अरेंजमेंट नहीं की जा सकती, उस आइटम को भी हम इमरजेंसी स्टॉक के रूप में रखते हैं। ठीक है, इसका जो स्टोर कोड में पैरा है वो है X115। तो ये पूछे जा सकते हैं, पैरा नंबर जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी डेफिनेशन तो नहीं आएंगी, ये स्टोर कोड के पैरा पूछे जा सकते हैं। इमरजेंसी स्टोर के बारे में एक और मैं बात बता दूं कि जो इमरजेंसी स्टोर है ये कभी इनएक्टिव या सरप्लस नहीं होता। इनएक्टिव या सरप्लस कभी भी इनएक्टिव या सरप्लस नहीं होता। इनएक्टिव या सरप्लस क्या होता है इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। तो पहले नंबर 3 पे क्या है? स्पेशल स्टोर। स्पेशल स्टोर का जो पैरा है S117। तो स्पेशल स्टोर क्या होता है? जो आइटमें किसी खास वर्क के लिए, किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए परचेज की जाती हैं, वो क्या होती है? स्पेशल स्टोर। जैसे वैगन कंस्ट्रक्शन की आइटमें हैं, तो वैगन कंस्ट्रक्शन ये कभी मतलब कभी इसका प्रोजेक्ट मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्पेशल स्टोर में आएगी। जहाँ स्पेशल वर्क के लिए कोई भी आइटम जो स्पेशल काम है उसके लिए जो परचेज की जाती हैं, जो स्टॉक में रखी जाती हैं, जो नॉन, ये स्टॉक भी हो सकती है, नॉन स्टॉक भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। जैसे स्पेशल वर्क के लिए कोई भी आइटम जो हमें लग रहा है कि बार बार प्रोजेक्ट हमें मिल रहे हैं,
ठीक है, और प्रोजेक्ट में वो बार बार वो आइटम यूज़ हो रही है तो उसको हम स्टॉक में भी रख सकते हैं। तो वो उसको 50 कैटेगरी में रखते हैं, उन आइटमों को हम 50 कैटेगरी में रखते हैं जो स्पेशल स्टोर होता है। इसके बाद आ जाता है कस्टडी स्टोर। कस्टडी स्टोर क्या होता है? जो किसी स्पेशल डिमांड के अगेंस्ट, स्पेशल वर्क के अगेंस्ट या स्पेशल प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो डिमांड की जाती है नॉन स्टॉक में, ठीक है ना, तो वो पूरी की पूरी उस वर्क के अगेंस्ट चार्ज कर दी जाती है। पूरा का पूरा जितना मटेरियल आया रिसीव हुआ, पूरा का पूरा वन टाइम उसको चार्ज कर दिया जाता है जिस पर्पज़ के लिए उसको परचेज किया गया था। लेकिन ये क्योंकि कंज्यूमर के पास इतनी स्पेस नहीं होती, इसलिए स्टोर इसको अपने पास रखता है, जिसको हम कस्टडी स्टोर कहेंगे। चार्ज हमने कर दिया लेकिन उसको स्टोर अपनी कस्टडी में रखेगा और उसका काउंटर मेंटेन करके रखेगा स्टोर डिपार्टमेंट, तो उसको कस्टडी स्टोर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इम्प्रेस्ड स्टोर। इम्प्रेस्ड स्टोर क्या होता है? इम्प्रेस्ड के बारे में जानते हैं? इम्प्रेस्ड क्या है? छोटे छोटे आइटमों के जो हमें अपने ऑफिस वगैरह को रन करने के लिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि इम्प्रेस्ड जो हमें एक इम्प्रेस्ड मनी, हर डिपार्टमेंट को इम्प्रेस्ड मनी एक मिलता है और उस इम्प्रेस्ड मनी से जो हम आइटम परचेज करते हैं तो लोग उसको इम्प्रेस्ड स्टोर समझते हैं, लेकिन वो इम्प्रेस्ड स्टोर नहीं है। वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इम्प्रेस्ड स्टोर क्या होता है? जैसे आपने बताया कि जो छोटे छोटे स्टेशनों पे चार्जमैन के अपना एसएससी इलेक्ट्रिकल के पास या स्टेशन पे जितने भी छोटे छोटे स्टोर हैं जहाँ पे जिनको डेली कंज्यूमेबल आइटमों की रिक्वायरमेंट होती रहती है, जैसे जूट है, ऑयल है, ग्रीस है या कॉटन वेस्ट है, वायर है, छोटी छोटी आइटमें जो कंज्यूमेबल आइटमें हैं, वो आइटमें अपने पास स्टॉक करके रखते हैं। वो 2-3 महीने का स्टॉक उसके पास अपने पास रखते हैं। तो जैसे ही उनका इम्प्रेस्ड ख़त्म होता है तो वो दोबारा से उसको रिकूप कर लेते हैं, तो इसको इम्प्रेस्ड स्टोर कहेंगे। It means कि sir which are regularly used and store well in advance, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? हाँ, जो इम्प्रेस्ड स्टोर क्या है? द आइटम्स विच आर यूज्ड बाय द एसएससी इलेक्ट्रिकल ट्रेन एग्जामिनिंग शेड होते हैं, उनके पास होते हैं, या जो भी स्टेशन के पास छोटे छोटे स्टोर हैं वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बात करी थी कि जो इमरजेंसी स्टोर हैं वो कभी इनएक्टिव या सरप्लस नहीं होते। तो पहले हम देखेंगे इनएक्टिव होता क्या है। इनएक्टिव आइटम, इनएक्टिव आइटम होती है जो पिछले 12 महीने से इशू नहीं हुई, यूज़ नहीं हुई, उसको हम क्या कहेंगे? इनएक्टिव आइटम। जो लास्ट 1 ईयर से इशू नहीं हुई या कंज्यूम नहीं हुई या डिमांड उसकी नहीं की गई, उसको हम क्या कहेंगे? इनएक्टिव आइटम। नॉट इशूड इन लास्ट 12 मंथ, ठीक है, या 1 ईयर, ठीक है। तो ये इनएक्टिव आइटम इसको हम बोलेंगे। तो इमरजेंसी स्टोर है वो कभी भी इनएक्टिव नहीं होएगा। ये ऑर्डिनरी आइटम है वो होएंगी, ठीक है। ऑर्डिनरी आइटम जो है 12 महीने से यूज़ नहीं हुई है तो वो इनएक्टिव आइटम में आएंगी। ऐसे ही सरप्लस आइटम है। सरप्लस आइटम क्या है? जो पिछले 2 साल से यूज़ नहीं हुई, नॉट इशूड इन लास्ट
24 मंथ, या कई बार 2 ईयर लिखा होता है, नॉट इशूड इन लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, सरप्लस आइटम। तो सरप्लस आइटम को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है डेड सरप्लस, पहला है मूवेबल सरप्लस, दूसरा है डेड सरप्लस। तो मूवेबल सरप्लस क्या हो गया, जो आइटम पिछले 24 मंथ से इशू नहीं हुई, ठीक है, नॉट इशूड लास्ट 24 मंथ बट मे बी इशूड, हाँ, मे बी इशूड इन फ्यूचर। इन फ्यूचर इसमें 2 ईयर्स का लिख सकते हैं, अगले 2 सालों में इसके यूज़ होने की संभावना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मूवेबल सरप्लस। तो डेड सरप्लस किसको कहेंगे, जो पिछले 24 मंथ से इशू नहीं हुई और आगे भी उसके इशू होने की संभावना नहीं है, तो उसको डेड सरप्लस कर दिया जाएगा। लेकिन डेड सरप्लस चीज़ को सर्वे कमेटी एक बिठाई जाती है, सर्वे कमेटी उसको डेड सरप्लस घोषित कर देगी, डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। तो डेड सरप्लस होने के बाद उसको स्क्रैप करके और उसको ऑक्शन कर दिया जाता है उन आइटमों को, ठीक। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है ओवरस्टॉक। ओवरस्टॉक का और सरप्लस का आपको मीनिंग लगभग आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ओवरस्टॉक क्या है, बता सकते हैं? जरूरत से ज़्यादा हम स्टॉक कर लिए। हाँ, ओवरस्टॉक है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट कैसे, एएसी में जो स्टॉक आइटम की रिक्वायरमेंट है, एएसी के हिसाब से हम देखते हैं कि जो एएसी से, इसकी 3 डेफिनेशन है। पहली है कि जो एएसी से एक्सेस है, एक्सेस क्वांटिटी, ठीक है, उसको भी हम ओवरस्टॉक कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन है कि लास्ट ईयर इशू से 50% एक्सेस है। पिछले साल का जो हमारा इशू हुआ उससे 50% एक्सेस अगर हमारे पास स्टॉक पड़ा है तो उसमें वो क्या होगा, ओवर स्टॉक में। इसकी थर्ड डेफिनेशन है जो आजकल यूज़ हो रही है, ये अभी इस हिसाब से भी हम इसको इसकी डेफिनेशन को नहीं लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आ सकती है। तीनों डेफिनेशन दी, 3 ये दी होंगी, एक और कुछ दी होगी, तो उसमें से आपको देखना होगा कि इनमें से कौन सी। यहाँ लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव, ऐसा करके लिखा होगा, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव आपको टिक करना है। तीनों की तीनों ऊपर वाली ठीक होंगी। तो तीसरी डेफिनेशन कौन सी है, कैटेगरी के हिसाब से। थर्ड कैटेगरी के हिसाब से है। कैटेगरी 3 तरह से, सभी स्टॉक आइटमों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मेनली, ए कैटेगरी, बी और सी, ठीक है। तो ए कैटेगरी जो आइटम है, जो 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ स्टॉक, ए कैटेगरी का जो 6 महीने से ज़्यादा स्टॉक है तो वो क्या होगा, ओवर स्टॉक। ऐसे ही बी कैटेगरी की जो आइटम है वो 12 महीने से जो ज़्यादा स्टॉक है, मोर देन 12 मंथ स्टॉक, तो वो क्या होगा, ओवर स्टॉक। ऐसे सी कैटेगरी की जो आइटम है वो 24 मंथ से ज़्यादा अगर हमारे पास स्टॉक है तो वो ओवर स्टॉक में आएगा। तो ये 1, 2 और ये 3 ऑप्शन दी, एक चौथी ऑप्शन होगी ऑल ऑफ दी अबव। तो आपने किसको टिक करना है, ऑल ऑफ दी अबव को।
इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है कैटेगरी का भी, कि यहाँ पे ए कैटेगरी की 6 ओवर स्टॉक आइटम क्या है, 6 months मोर देन 6 मंथ स्टॉक, या एक वहाँ पे कैटेगरी भी लिखा ए कैटेगरी लिखा, अगर क्वेश्चन में ए कैटेगरी लिखा हुआ है तो वहाँ पे जो ऑप्शन लिखी हुई है ना मोर देन 6 मंथ स्टॉक या 12 मंथ या 24 या 20 मंथ कुछ ऐसा लिखा होगा, लेकिन कैटेगरी ए लिखी हुई है तो वहाँ पे आंसर क्या टिक करना है, 6 मोर देन 6 मंथ वाला। अगर उस क्वेश्चन में कैटेगरी बी लिखी हुई है फिर आंसर क्या टिक करना है, 12। अगर क्वेश्चन में कैटेगरी सी लिखी हुई है तो ये 24 आंसर होगा, यानी कि चेंज हो जाएगा अगर हमने क्वेश्चन को हमने ध्यान से देखना है, पढ़ना है, ठीक है ना। बस, और ये ABC कैटेगरी के बारे में भी आ जाता है। ABC कैटेगरी होती क्या है मालूम है? ABC कैटेगरी जो भी हमारे पास जितने भी स्टॉक आइटम हैं उसको हमने मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है वैल्यू ऑफ कंजप्शन के हिसाब से। ए कैटेगरी में कौन सी आइटम होती है, मैं यहाँ पे आप इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ कंजप्शन और आइटम, जो ए कैटेगरी की आइटम है उस पे हमारे बजट का 80% पैसा जो ए कैटेगरी की आइटम है उसके ऊपर हमारे बजट का 70% पैसा खर्च होता है। और उसमें जो आइटमें हम रखते हैं, आइटमें 10% होती हैं, 10% आइटम होती हैं, जिसके ऊपर 10% ऐसी आइटमें हैं जिस पे हमारा बजट का 70% पैसा ब्लॉक हो जाता है या खर्च हो जाता है, ठीक है। ऐसे बी कैटेगरी आइटम कौन सी है, जिस पे हमारे बजट का 20% पैसा खर्च हो जाता है, उसमें हमारे पास आइटमें कितनी रहती हैं, 20% ही आइटमें उसमें रहती हैं। और सी कैटेगरी में क्या होता है, इसमें हमारा बजट का 10% पैसा खर्च होता है और इसमें छोटी छोटी आइटमें रहती हैं 70%, जिनकी क्वांटिटी है 70%, यानी कि 70% आइटमें के ऊपर हमारा 10% पैसा खर्च होता है। तो ये तो हमने सब इसको ए कैटेगरी को ज़्यादा ध्यान से मतलब कि मेंटेन करके रखना है कि हमने अपना वैल्यूएबल आइटम्स, हाँ ये वैल्यूएबल आइटमें होंगी, जैसे हाई वैल्यू आइटम होगी, जैसे ऑयल है इसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, स्टील है इसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है।